हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज के साथ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लेके आ गई हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए यूनिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आज हम आपके लिए लेके आए हैं। लगातार हमारे चैनल पे रेगुलरली डेली बेसिस पे आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप नोटिफिकेशन मिलते ही वीडियो को एक बार क्लिक जरूर किया कीजिए। दोस्तों, जब भी टाइम मिले तब भी एक बार आप नोटिफिकेशन पे जाके और क्लिक करके वीडियो को जरूर देखा कीजिए ताकि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन लगातार होता रहे और आप प्रिपरेशन करते रहें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और जैसे एग्जाम होते हैं तो आप सफलता हासिल कर सकें इन एग्जाम्स में, इसी उद्देश्य से ये वीडियो लगातार अपलोड की जाती हैं जो कि आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही बनाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सर्व एज अ लीवर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लीवर के रूप में कार्य नहीं करती है। और करेक्ट आंसर तो आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल ही वो ऑब्जेक्ट है दिए गए ऑप्शंस में से जो कि लीवर के रूप में कार्य नहीं करती। दोस्तों, बता दें आपको कि बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है लिवर। और 3 तरह के लिवर जो होते हैं वो मानव शरीर में पाए जाते हैं, लिवर फर्स्ट, लिवर सेकेंड एंड लिवर थर्ड। तो जो फर्स्ट टाइप के लिवर की पहचान है वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो फल्क्रम होता है वो फोर्स और रेसिस्टेंस के बीच में होता है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। लिवर 2 में क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो फल्क्रम एंड फोर्स के बीच में होता है। और लिवर थर्ड जो होता है उसमें फोर्स जो है वो फल्क्रम और रेसिस्टेंस के बीच में होता है। तो 3 तरह के लिवर मानव शरीर में पाए जाते हैं। जो मानव शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारे शरीर में, वो मुख्यतः लिवर या उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं और सहारा प्रदान करती हैं और साथ ही साथ बहुत से मैकेनिकल जो वर्क हम करते हैं उनको करने में हेल्पफुल होती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्म अप, यानी कि निम्नलिखित में से किसे वार्म अप के सक्रिय रूप में जाना जाता है, सक्रिय रूप में जाना जाता है। एंड कैलिस्थेनिक इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस वार्म अप के एक्टिव फॉर्म के रूप में जानी जाती है। आप सभी को पता है कि किसी भी मेन एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले और कोई भी अगर आप डेली रूटीन एक्सरसाइज भी करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, जिसमें आप पीटी एक्सरसाइजेस, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस या छोटी मोटी जो टो से स्टार्ट करके सभी बॉडी पार्ट्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप करते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, जिन्हें हम कैलिस्थेनिक के रूप में जानते हैं। तो ये एक प्रकार का सक्रिय वार्म अप होता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इंजरीज का डर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या टर्म है, डायथर्मी। डायथर्मी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि विद्युत चिकित्सा विधि होती है और इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से शरीर के अंगों में ऊष्मा उत्पन्न करके और फिर जो है इसका यूज किया जाता है घाव को भरने के लिए। ऊतकों की गहराई तक, यानी कि काफ़ी गहराई तक जो है अगर जो वुंड्स हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं तो उनको भरने के लिए इस प्रकार की डायथर्मी यानी इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। और डायथर्मी जो है इसकी रेंज के आधार पे, यानी कि कितनी तीव्रता वाली जो विद्युत तरंगे हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, उस आधार पे इसे लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एवं माइक्रोवेव डायथर्मी में डिवाइड किया गया है। और डायथर्मी के अलावा डायपल्स थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी एवं अल्ट्रावायलेट रेज थेरेपी भी इलेक्ट्रोथेरेपी में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का टॉपिक है जो कि बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों। स्पोर्ट्स मेडिसिन से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक प्रकार का टूर्नामेंट नहीं है। तो देखिए, नॉकआउट एक प्रकार का टूर्नामेंट है, लीग एक प्रकार का टूर्नामेंट और कंसोलेशन, ये तीनों ही टूर्नामेंट है। लेकिन जो लॉट सिस्टम है ये किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया जाता। और देखिए दोस्तों, टूर्नामेंट की बात अगर आई है तो रिवाइज करा ही देते हैं कि 4 प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं। नंबर 1 नॉकआउट, जिसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, यानी कि इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है उसे तुरंत बाद ही प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और उसे खेलने का दोबारा अवसर मिलता ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि बाहर, हारे और बाहर। दूसरा है लीग टूर्नामेंट, जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है देखिए आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि 2 टूर्नामेंट्स का मिक्सचर, जिसमें नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट, ये 4 तरह के आते हैं। और एक कंसोलेशन फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है चैलेंज टूर्नामेंट, ये होता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। और जो यहाँ पे एक और टर्म होता है, बता दें आपको, जो है कंसोलेशन टूर्नामेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंसोलेशन टूर्नामेंट नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट का ही एक प्रकार है, जो कि कंसोलेशन टाइप फर्स्ट एवं टाइप सेकंड के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो आपके ये कौन से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के एक प्रकार में शामिल नहीं है, प्रकार में शामिल है। और करेक्ट आंसर है यहाँ पे नॉकआउट कम नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट एंड नॉकआउट कम लीग, ये 4 तरह के, जब कोई भी 2 तरह के टूर्नामेंट मिक्स होते हैं आपस में तो उन्हें बोलते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लीग। तो लीग टूर्नामेंट का कौन सा लाभ नहीं है, और करेक्ट आंसर क्या है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कि इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। दोस्तों बता दें आपको कि जो लीग टूर्नामेंट होते हैं उन्हें राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि लीग का लाभ कौन सा नहीं होता, तो इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, ये इसका लाभ नहीं है। क्योंकि देखिए ये खेल काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, ये तो सही है। केवल मजबूत टीमें जीतती हैं, ये भी सही है, क्योंकि आगे खेलती चली जाती हैं टीमें और जो मजबूत होती है ऑब्वियसली वही टीम जीतती है और टीमों को प्रदर्शन दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए अगर हम बात करें नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि कोई भी टीम एक बार हारती है और बाहर हो जाती है तो उसे जो है दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी कम समय लगता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। लेकिन जो लीग टूर्नामेंट होता है, इस टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा नॉकआउट के कंपैरिजन में। तो यही जो है इसका लिमिटेशन है और यही इसका लाभ नहीं है कि इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, तो ये इसका लाभ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों सहन शक्ति में सुधार करने की एक विधि है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी कि मांसपेशी सहनशीलता को विकसित करने की कौन सी एक विधि है। फार्टलेग ट्रेनिंग एंड्योरेंस की बात जहां कहीं भी की जाती है दोस्तों, तो आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा। फार्टलेग प्रशिक्षण जिसे गोस्टा एंड होल्मर ने प्रतिपादित किया था, वो एंड्योरेंस को डेवलप करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसके अलावा देखिए जो ऑप्शन दिए हैं वो एंड्योरेंस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, विच पास इज यूज्ड इन बास्केटबॉल इज नॉट यूज्ड इन बास्केटबॉल गेम, यानी कि बास्केटबॉल गेम में कौन सा पास जो है वो यूज नहीं किया जाता। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, बाउंस पास यूज होता है, देन चेस्ट पास यूज होता है, ओवरहेड पास यूज होता है। तो कौन सा बाउंस या कौन सा जो पास है वो यूज नहीं होता, तो डिग पास जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनालिटी
ट्रेट ऑफ एन एंडोमॉर्फ पर्सन, यानी कि गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं यानी एंडोमॉर्फ जो होते हैं, तो उनकी कौन सी एक विशेषता यहाँ पे, कौन सी विशेषता ऐसी है जो एंडोमॉर्फ में शामिल नहीं की जाती है दोस्तों। तो ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में तो आपको पता ही पता होना चाहिए। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा कि सोशिएबल यानी कि मिलनसार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही है कि जो एंडोमॉर्फ होते हैं, जो अंडे के आकार के होते हैं, जो खाने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, शेल्डन ने इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया था। गोलाकार यानी एंडोमॉर्फ की बात की जा रही है, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ जो है शेल्डन ने क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो एंडोमॉर्फ की विशेषता होती है वो खाने पीने से ज़्यादा रुचि रखते हैं, छोटे कद के होते हैं, और उनकी जो है एक जो विशेषता है यहाँ पे कि पर्सनालिटी जो है वो कौन सी है कि वो सोशिएबल यानी कि मिलनसार होते हैं, यानी कि सोशिएबल होते हैं, सामाजिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक हॉकी टीम में शामिल है, तो क्या है देखिए 16 खिलाड़ी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि एक इंटरनेशनल हॉकी मैच में 16 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन इट्स नेचर द ह्यूमन मोशन इज, यानी कि इसकी प्रकृति में मानव गति क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है रोटेशनल, यानी कि ह्यूमन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मूवमेंट, घूर्णी क्रिया का उदाहरण है मानव गति का मोशन, यानी कि मानव मूवमेंट या मानव मोशन या ह्यूमन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकनिक इज अ क्रैशमर्स बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन, और बात की जा रही है पिकनिक टाइप के क्लासिफिकेशन की कि किसके, जो क्रैशमर ने जो पिकनिक टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसका वर्गीकरण जो है किस तरह से किया जाता है, क्या फीचर्स होते हैं पिकनिक टाइप की पर्सनालिटी में, तो करेक्ट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, मोटा शरीर होना, यानी कि हैविंग फैट बॉडी। देखिए जो पिकनिक टाइप के जो लोग होते हैं, व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, उनका कद छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है और गर्दन छोटी व मोटी और काफ़ी चर्बी वाला होता है, ऐसा इंडिविजुअल जो कि पिकनिक टाइप में शामिल किए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत खुश मिजाज, मिलनसार, बहिर्मुखी और विनोद प्रिय और एकदम हैप्पी माइंड होते हैं, जिस तरह से कि एंडोमॉर्फ होते हैं जो शेल्डन ने बताया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो सोशिएबल होते हैं, यानी कि सामाजिक होते हैं, उसी तरह से ये पिकनिक भी होते हैं। और देखिए क्रैशमर ने पिकनिक के अलावा एथलेटिक और एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी भी बताया था। तो एथलेटिक का मतलब तो आप सभी को पता है कि मांसपेशियां मजबूत और शरीर शक्तिशाली होता है ऐसे इंडिविजुअल्स का, और एस्थेनिक का जो मतलब होता है तो ऐसे व्यक्ति लंबे और दुबले पत्ते होते हैं, जो छोटे कंधे वाले, भुजाएं पत्ती और सीना छोटा होता है, इस टाइप के पर्सनालिटी वालों को उन्होंने एस्थेनिक टाइप में डिवाइड किया था। तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ 28 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट देन द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, अगर 28 टीमें हैं और एक टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो राउंड की कुल संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज करेक्ट ईयर, यानी कि 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राणायाम इज द, प्राणायाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अष्टांग योग का चौथा चरण, 4th स्टेप ऑफ अष्टांग योग, यानी कि जो अष्टांग यानी कि 8 भाग बताए गए थे अष्टांग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आपने काउंट ही कर लिया होगा कि प्राणायाम जो है वो अष्टांग योग के चौथे चरण के रूप में जाना जाता है और इसे बहिरंग कहते हैं। शुरू के जो 4 चरण होते हैं, शुरू के जो 5 चरण होते हैं उन्हें बहिरंग कहते हैं और लास्ट के जो 3 चरण होते हैं उन्हें अंतरंग के रूप में जाना जाता है। तो ये 8 चरणों से मिलकर बनता है अष्टांग योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट की बात की जा रही है, यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट यानी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट का एग्जाम्पल निम्न में से कौन है, तो नी यानी कि घुटने की संधि, हिंज ज्वाइंट यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में आते हैं। लेकिन बता दें आपको कि फ्रीली मूवेबल का मतलब होता है साइनोवियल ज्वाइंट या पूरी तरह से मूवमेंट शो करने वाले ज्वाइंट्स, जिन्हें डायथ्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मेन जो इनका ज्वाइंट का टाइप है हिंज ज्वाइंट वो हो गया डायथ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल
और साइनोवियल जॉइंट। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर हिंज जॉइंट की बात करें जो कि एक टाइप होता है साइनोवियल जॉइंट का, तो ये एक साइड ही सिर्फ मूवमेंट इनमें पाया जाता है, सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे नी और एल्बो में पाए जाते हैं, हाथ में कोहनी में और पैरों में घुटने में। इस तरह की जो जॉइंट है, कब्जा संधि जिसे बोलते हैं, जिस तरह से दरवाजे होते हैं हमारे घर के वो एक ही दिशा में जाते हैं, तो वो इस तरह से नी और एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि क्रिकेट में समय बर्बाद करना अनुचित है और उसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।